जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। श्री सावरिया कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ आपके सामने लेके आया है हाल ही में हुआ आपके एलडीसी 2026 का पेपर, जिसमें भैया प्रश्न है ऐसे के ऐसे प्रश्न छपे हैं और आज हम निकालने वाले हैं आंसर की भैया एलडीसी पेपर। और फटाफट से मिला के बताएं किसके कितने सही है। दोस्तों, आपके एलडीसी में जो क्लास संस्कृति और इतिहास के प्रश्न आए हैं, हम उन प्रश्नों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है भैया जी, आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन आया था अभी आपके एग्जाम में। उस संत का नाम बताइए जिन्हें राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू किया है, मतलब शुरू करने का श्रेय जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया जी, उस संत का नाम बताना है जिसने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू किया है। भैया इसका आंसर क्या है आपका? संत धन्ना जी। कौन भैया? संत धन्ना जी। धन्ना जी की चार बातें आपको याद रखनी है। भैया जी, संत धन्ना जी कौन है? धन्ना जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, एक गांव है दोन गांव टोक, और इसी दोन गांव टोक में भैया इनका जन्म हुआ था। इसलिए संत धन्ना जी का जो मेला पड़ता है वो दोन गांव में पड़ता है। और हाँ भैया जी, इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था रामानंद जी। क्या नाम था? रामानंद जी। और आपको बता दूं, एक ऐसे संत संत गन्ना जी जिन्होंने भैया सबसे ज्यादा गुरु की पूजा पर बल दिया है। याद रखना, गुरु की भक्ति पर है, गुरु की पूजा पर है, सबसे ज्यादा बल देने वाले जो संत है वो संत कौन है? धन्ना जी। और हाँ, आपको बता दूं, धन्ना जी को राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है। और हाँ, जो जो धना जी के अनुयायी होते हैं वो केवल और केवल हमारे गणेश जी की पूजा करते हैं और अपना विवाह कंप्लीट मानते हैं। तो ये कौन है आपके? संत धन्ना जी। संत पीपा, इनकी बात करें, संत पीपा का जो बचपन का नाम है प्रताप सिंह था। जसनाथ जी, जसनाथ जी इनके संप्रदाय है जसनाथी संप्रदाय, और जसनाथी संप्रदाय के लोग धधकते हुए आग के अंगारों पर अग्नि नत्थी करते हैं। और हाँ, संत दादू दयाल जी की बात करें, संत दादू दयाल जी, इनका जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी कर्मस्थली राजस्थान रही है। और इन्होंने संधू कड़ी भाषा में दादू दयाल की वाणी ग्रंथ लिखा। और हाँ, दादू जो संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ है नारायणा, जयपुर में है। तो भैया ये पहला प्रश्न है, सावरिया कोचिंग के नोट से मिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपोर्टेंट दूसरा प्रश्न आया था, ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की राजस्थानी भाषा की महत्वपूर्ण बोली को मैं कभी कभी राजस्थानी बोली का पर्याय माना जाता है। तो आपको बता दूं, राजस्थानी बोली का पर्याय माने किसको मानते हैं आजकल? है मारवाड़ी को। याद रखना, मारवाड़ी बोली को राजस्थानी बोली का पर्याय माना जाता है, क्योंकि कहते हैं राजस्थानी बोली और मारवाड़ी बोली लगभग एक सी है। और आपको बता दूं, मारवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं विशेष? मारवाड़ में। मारवाड़ बोले तो आपके विशेष है जोधपुर में, आपके अपने नागौर में, आपके पाली में, आपके बीकानेर में आदि जो मारवाड़ क्षेत्र है, और मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी? मारवाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली की बात करें, आप सबको पता है ढूंढाड़ी बोली भैया अट्टा दूध का त्योहार ढूंढ में मनाते हैं। कौन सा? अट्टा दूध का त्योहार कहाँ मनाते हैं? ढूंढ में मनाते हैं। ढूंढ से बनेगा ढूंढाड़ी बोली। अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर। अजमेर, टोंक, दौसा, जयपुर में कौन सी बोलते हैं? ढूंढाड़ी। मालवे की बात करें भैया, मालव प्रजा को चाहता है, मालव प्रजा को चाहता है। यानी कि भैया मालव से मालवी बोली, प्लस है प्रतापगढ़, झांसी, झालावाड़, कोसी, कोटा। प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा में कौन सी बोलते हैं? मालवी बोली। और मेवाड़ी की बात करें, आय हाय मेवाड़ी, अरे चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सभी गढ़िया। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद है, मेवाड़ में बोलते हैं कौन सी? मेवाड़ी। भैया राजस्थानी भाषा का जो माना जाता है एक स्वरूप किसको मानते हैं? मारवाड़ी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी सुनो, इंपोर्टेंट, कि राजस्थान के किस शासक ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित किया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट भैया, युद्ध
मैंने चीख चीख के कहा था, गला फाड़ फाड़ के कहा था और कक्षा में पढ़ाया था कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध है। अरे मेवाड़ के शेरों, हल्दी घाटी का युद्ध है, सबको पता है। शिलालेख के अनुसार 18 जून 1576 में एक युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध है। और हल्दी घाटी का युद्ध हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी और भैया अकबर का सेनापति था आमेर का मान सिंह के बीच में होता है। और इस युद्ध में एनसीईआरटी के अनुसार हमारे महाराणा प्रताप जी जीत गए और मान सिंह हार गया। और इसी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मान सिंह को भैया धूल चटाई थी। और अकबर का एक सेनापति था जिसका नाम था बहलोल खां। क्या नाम था? बहलोल खां। और बहलोल खां जब हमारे महाराणा प्रताप के सामने आया तो महाराणा प्रताप ने एक वार के झटके में घोड़े सहित तो बहलोल खां को चीर के फेंक दिया। ऐसे थे हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप। और भैया तांडव किया तांडव हल्दी घाटी के युद्ध में। और मेवाड़ी राजपूतों ने भैया हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना को धूल चटाई थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जीतने वाले भैया कौन है? हमारे मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी। याद रखना, भूले नहीं आप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भैया जी अगला प्रश्न है, राजस्थानी कविता की किस शैली में लय उत्पन्न करने के लिए दोहे की अंतिम पंक्ति को पांचवी पंक्ति में दोहराया जाता है? वह इसका आंसर माना गया है क्या? जमाल। क्या भैया? जमाल। भैया जी अगला प्रश्न देखें। मैंने पिछला जो वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर इसका आंसर है 1757 की क्रांति से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को पहले से आखिरी तक के क्रम में व्यवस्थित करो। भैया घटनाओं को सेट करना है। भैया आहुआ की क्रांति की बात कर रहे हैं, नीमच की विद्रोह की बात कर रहे हैं, एरनपुरा की बात कर रहे हैं और नसीराबाद की। तो आपको बता दूं भैया, जो हमारा नसीराबाद छावनी है यहां पर विद्रोह हुआ था 28 मई को। भैया जी हमारे एरनपुरा की बात करूं मैं, तो एरनपुरा छावनी जो पाली में है यहां पर विद्रोह हुआ था 21 अगस्त को। नीमच की बात करूं भैया मैं, तो नीमच छावनी विद्रोह हुआ था कब भैया? 3 जून को। और आहुआ की बात करें तो भैया आहुआ के वहां पर युद्ध हुआ था 8 सितंबर को बिथोड़ा का युद्ध है और 18 सितंबर को चोलावास का युद्ध है। तो भैया पूछा है क्रम, सबसे पहले आता है मई नंबर 1, मई के बाद आता है जून नंबर 2, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि ये क्रम क्या आएगा? ए। ठीक है, इसमें आएगा कौन सा? नसीराबाद पहले आएगा। नसीराबाद कौन सा नंबर का है? डी नंबर का है। भैया जो डी किसमें है? ये डी। फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए। मतलब इसका आंसर क्या भैया? बी है। और याद रखना 1757 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल, जिंदा और कमल था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भैया बड़ा धमाकेदार है, सुनना मेरी बात भैया जी। अगला प्रश्न सुनना, राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने उत्तरी भारत में शासन किया और पहाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोधी को भैया धूल चटाई थी। वो एक ही आदमी था, हमारा मेवाड़ का कौन? सांगा। कौन था भैया? सांगा था। इसी मेवाड़ के सांगा ने भैया पहाड़ी के युद्ध में, आपको मैं बता दूं महाराणा सांगा के प्रमुख युद्ध के बारे में। सांगा इन्होंने 1517 में एक युद्ध किया था, खातू लीग का युद्ध है भैया, जिसमें इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। 1518 में युद्ध किया था बाड़िया धौलपुर का युद्ध है, इसमें भी भैया इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। 1519 में युद्ध किया था जिसका नाम था गागरोन का युद्ध है, महमूद खिलजी सेकंड को हराया था। 1520 में भैया ईडर का युद्ध किया था जिसमें गुजरात के सुल्तान को हराया था। और 1527 में फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर को हराया था। और भैया 17 मार्च 1527 में युद्ध हुआ था खानुआ का युद्ध, जिसमें बाबर के हाथों से सांगा हार गया था। तो भैया प्रमुख युद्ध की बात करें तो सांगा के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध ये क्रम है भैया। और बात करें अगला प्रश्न भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न आया था। तनसुख और दतई राजस्थान की कौन सी पोशाक है? तो भैया तनसुख कहाँ पहनते हैं? अंगरखी में, इन्होंने पढ़ा रखा है आपको। और बात करते हैं अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। राजस्थान के कवियों में वागड़ की मीरा
भैया जी, वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा की बात करें तो वागड़ की एक मीरा है जिसका नाम क्या है? गौरी बाई। भैया, गौरी बाई की बात करें, गौरी बाई का ये डूंगरपुर से है। गरीबाई कहाँ से? डूंगरपुर से। और इन्होंने कृष्ण भक्ति करी थी और कृष्ण भक्ति के कारण भैया इनको कहते हैं वागड़ की मीरा, क्योंकि कृष्ण की दीवानी एक ही थी, मृत लियारी बाई वो मने चित्तौड़गढ़ पढ़नाई, चित्तौड़गढ़ पढ़नाई मने हासन पढ़नाई, मृत लियारी बाई वो कृष्ण की दीवानी थी और ये भी कृष्ण की दीवानी है, इसलिए इसे वागड़ की मीरा कहते हैं। और हाँ, ऐसा कहते हैं डूंगरपुर का एक महाराणा था जिसका नाम था शिव सिंह है, और इसी शिव सिंह ने डूंगरपुर में भैया बाल मुकुंद जी का, बाल मुकुंद जी का कृष्ण का मंदिर बनवाया था। किसके लिए? गौरी बाई के लिए। भैया जी, पन्नाधाई की बात करें, पन्नाधाई कौन थी? पन्नाधाई, अरे पन्नाधाई वो गुजरी थी जिसने क्या किया, जिसने मेवाड़ की आन बान शान को बचाने के लिए और महासांगा को दिए वचन को निभाने के लिए इसी पन्नाधाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, और चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के राजवंश को, भैया महाराणा प्रताप जी के पिताजी को, महाराणा उदय सिंह को बचाया था। जब दासी पुत्र बनवीर मारने आया था उदय सिंह को, और पन्नाधाय से पूछा कि पन्नाधाय कहाँ है आपका बेटा? तो भैया पन्नाधाय ने, सॉरी, पूछा था कहाँ है उदय सिंह, तो इस माँ ने, पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन की तरफ इशारा कर दिया, और इसी माँ के सामने इसके बेटे को उदयवीर ने चंदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन पन्नाधाय एक ऐसी गुजरी थी, ऐसी दाई माँ थी, मेवाड़ का गौरव थी, जिसके सामने, आंखों के सामने उसके बेटे को तलवार से काटा गया, आंखों के आंसू पी गई, लेकिन मुंह से और आंख से एक आंसू का कतरा नहीं निकाला, और पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया। अगर रो लेती तो शायद समुदाय बनवीर को पता चल जाता, शक हो जाता, लेकिन पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर भैया उदय सिंह को बचाया था। इसलिए भैया मेवाड़ में स्वामी भक्ति और बलिदान के लिए जाना जाता है मां पन्नाधाय को। याद रखना। गौरी देवी की बात करें, गौरी देवी ये मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका है। भैया इसके बारे में कहते हैं इसका जन्म तो हुआ था बाड़मेर में, बाद में शादी के बाद ये जोधपुर रहने लगी थी, और बाद में ये पाली में आ गई थी। याद रखना, कुल मिला के ये गायिका है, मांड गायिका, और इसने दो ही गीत फेमस गाए थे। एक तो गाया था केसरिया बालम, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारा देश, और एक गीत गाया था मोरे बोले रे, अच्छा मोरे बोले रे, मोर बोले रे और केसरिया बालम आवो नी वो पधारो मारा देश। भैया ये गीत गाए थे किसने? गौरी देवी ने। अल्लाह जिल्लाबाई की बात करें, ये भैया बीकानेर की थी, और ये भी एक प्रकार की, इसने भी केसरिया बालम गीत को गाया था। ये प्रश्न आया था एलडीसी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपोर्टेंट भैया जी, उन राज्यों की पहचान कीजिए जो 14 जनवरी 1950 को भारत राजस्थान के गठन में घोषणा का हिस्सा बनने में सहमत हुए। तो आपको बता दूं, 14 जनवरी के दिन क्या हुआ था? 14 जनवरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर से घोषणा की थी कि भारत राजस्थान संघ में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर को मिलाया जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या है? बोलो। ए इसका आंसर है। वो बाद में बना था 30 मार्च को राजस्थान संघ। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा लोक नृत्य, लोक नृत्य ढोल की फागनाशिली से शुरू होता है और इम्पोर्टेंट भैया, जिसमें पुरुष नर्तक शामिल होते हैं, और जिसमें कुछ मुंह से तलवारें, मुंह में तलवार पकड़ते हैं, हाथों में लाठियां, रुमाल बांधते हैं। आपको बता दूं भैया, इसका आंसर क्या है? ढोल है। क्योंकि भैया ढोल नृत्य क्या होता है? ये नृत्य किया जाता है जालोर में, और हाँ, इसमें ढोल बजते हैं, 4-5 बड़े बड़े ढोल को थापना शैली में बजाते हैं। और हाँ, इसमें क्या होता है भैया? ये विवाह के समय किया जाता है। नर्तक अपने हाथों में रुमाल लेकर, मुंह में तलवार पकड़कर इस नृत्य को करता है, जिसका नाम क्या है? ढोल नृत्य। बात करें थोड़ी सी
बम नृत्य की? भैया जी, बम नृत्य किया जाता है अपने कहाँ पर है? भरतपुर में। और जब भी किसान के घर में नई फसल आती है तो नई फसल आने की खुशी में बम नृत्य किया जाता है। वालर नृत्य की बात करें, ये नृत्य ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक ऐसा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, वो वालर नृत्य है। इसे ग्रासियाओं की घूमर भी कहते हैं। गुड़ला नृत्य की बात करें, ये नृत्य आपका विशेष जोधपुर में मारवाड़ में किया जाता है। और कुल मिला के इसका आंसर आपका क्या है? ढोल नृत्य। और भैया जी, ये प्रश्न आए थे 10 के 10 प्रश्न है एलडीसी एग्जाम 2026 के अंदर है। और श्री सांवरिया कोचिंग क्लासेस में कक्षा नोट्स के अंदर है, बच्चों को पढ़ाए गए। अगर कोई विद्यार्थी आपकी हमारी कोचिंग में पढ़ता है तो उसकी कॉपी के अंदर सारे प्रश्न उत्तर आप ढूंढें। ऐसे प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिंक को शेयर करें, क्योंकि आपका एक लिंक और सब्सक्राइब श्री सांवरिया कोचिंग की जिंदगी बदल देगा। और हमें हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम भी और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं और शायद हम यूट्यूब पे लाइव क्लास भी स्टार्ट कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ सभी को सूचना, सीटी के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी से पधारें श्री सांवरिया कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। धन्यवाद दोस्तों।